ब्रायन ग्रीन, व्हाट वाज देयर बिफोर द बिग बैंग। दोस्तों, हम अक्सर बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुनते हैं। कहा जाता है कि बिग बैंग के बाद ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। बहुत कम टेम्परेचर से लेकर ब्रह्मांड बनने की शुरुआती डेंसिटी तक सब कुछ देखा है बिग बैंग ने। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिग बैंग से पहले क्या था? हो सकता है ये सवाल आपको सुनने में काफी अटपटा लग रहा हो, लेकिन सोचने जाएंगे तो आपका दिमाग ही हिल जाएगा। सोचने वाली बात है कि अगर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उसके पहले क्या था। आज हम आपको इसी रहस्यमय सवाल का जवाब देने जा रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग से पहले स्पेस में क्या था, ये समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि असल में बिग बैंग थ्योरी है क्या। असल में बिग बैंग थ्योरी, जो कि क्लासिकल जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी पर बेस्ड है और ये यूनिवर्स के उत्पन्न होने की बात बताती है। इस थ्योरी को हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं और इस थ्योरी के हिसाब से हमारे यूनिवर्स का साइज फाइनाइट नहीं है, वो लगातार बढ़ रहा है। हो सकता है कि आपको बिलीव ना हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यूनिवर्स का साइज लगातार बढ़ता जाए, लेकिन साइंटिस्ट एडविन हबल 1920 में ही इस थ्योरी के सपोर्ट में एविडेंसेस दे चुके हैं। GAIA स्पेस ऑब्जर्वेटरी में गैलेक्सीज का मर्ज होना इसी थ्योरी के सपोर्ट में एक एविडेंस है। असल में GAIA अंतरिक्ष वेधशाला के डाटा के आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारी आकाशगंगा, जिसमें कई सूर्य और अरबों अन्य तारे शामिल हैं, में लगभग 10 बिलियन वर्ष पहले एक विशाल यूनिवर्सल टक्कर से एक अन्य छोटी आकाशगंगा का विलय हो गया। एक्चुअली होता यह है कि हमारी गैलेक्सीज में और गैलेक्सीज जुड़ती या फिर यूं कहें कि मर्ज होती जाती हैं, जैसा कि हमने आपको GAIA के एक्सपेरिमेंट वाले एग्जाम्पल के बारे में बताया। क्या आप जानते हैं, हमारी गैलेक्सी और उस छोटी गैलेक्सी के मिलने से हमारी गैलेक्सी के साइज में लगभग 1/4 साइज का इंक्रीमेंट हो गया था। बिग बैंग के बाद कैसे हुआ यूनिवर्स का निर्माण? अगर हम बिग बैंग को सामने से देख सकते हैं तो यूनिवर्स की स्थिति बिग बैंग के ठीक 1 सेकंड बाद क्या रही होगी। इसके ठीक 1 सेकंड बाद हमें 10 बिलियन डिग्री का न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एंटी इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, फोटॉन्स, न्यूट्रिनोज का एक बड़ा समुंदर दिखाई देगा। और उसके जस्ट 1 सेकंड बाद भी ये न्यूट्रिनोज खुद को कॉस्मिक न्यूट्रिनो बैकग्राउंड से अलग कर लेते हैं। अगर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो ये भी एक कॉस्मिक सेकंड में बन गया होगा और सब एटॉमिक पार्टिकल इमर्ज हुए होंगे और लगभग 2-3 मिनट बाद कंडीशंस न्यूक्लियोसिंथेसिस के लिए परफेक्ट रही होगी। इलेक्ट्रॉन्स हेवी एलिमेंट्स में फ्यूज हो गए होंगे, ड्यूटेरियम भी हीलियम में आइसोटोप में फ्यूज हो गया होगा और 20 मिनट के अंदर ही यूनिवर्स का टेम्परेचर न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए गर्म नहीं था, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं था कि न्यूट्रल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकें या फिर फोटॉन्स कुछ दूरी तक ट्रैवल कर सके, और इसीलिए एक तरह का ओपेक प्लाज्मा क्रिएट हो गया था। बिग बैंग के लगभग 18,000 साल बाद एपॉक का रिकॉम्बिनेशन शुरू हुआ, जबकि 47,000 साल में इलेक्ट्रॉन्स हीलियम न्यूक्लियर के साथ कंबाइन होने लगे और जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया, इसका बिहेवियर रेडिएशन की जगह मैटर द्वारा डोमिनेट किया जाने लगा। और बिग बैंग के लगभग 1 लाख साल बाद जब न्यूट्रल हीलियम बना, सबसे पहला मॉलिक्यूल हीलियम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था और उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम मॉलिक्यूल के रिएक्ट करने से बनी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और इसी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से बने स्टार्स। 3,70,000 साल बाद न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स बनना बंद हो गए और यही वजह रही कि यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट होने लगा। हाइड्रोजन हीलियम एटम्स, जिनमें लिथियम के ट्रेसेस भी थे, वे फोटोन रिलीज करने लगे और लोएस्ट एनर्जी स्टेट पर पहुंच गए। इन फोटॉन्स को आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के फॉर्म में देखा जा सकता है और ऐसे हुआ हमारे यूनिवर्स का निर्माण। टाइम बिफोर बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी असल में कॉस्मिक टाइम के ओरिजिन के सिंगुलैरिटी को इंडिकेट करती है। क्वांटम मैकेनिक्स में जनरल रिलेटिविटी की फिजिकल थ्योरीज की बात करें तो इन्हें प्लैंक एपॉक के पहले अप्लाई नहीं किया जा सकता है। यह समय यूनिवर्स हिस्ट्री से सबसे पुराना टाइम था। क्वांटम ग्रेविटी की कुछ थ्योरी तो ये भी कहती है कि टाइम अपने आप में एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी होता है और यही वजह है कि बहुत से साइंटिस्ट को ये लगता है कि बिग बैंग से पहले टाइम होता ही नहीं था। लेकिन सभी साइंटिस्ट इस थ्योरी को नहीं मानते हैं। कुछ का ये भी कहना है कि टाइम का बिग बैंग से कोई लेना देना नहीं था। टाइम बिग बैंग के पहले भी इसी तरह एग्जिस्ट करता था, लेकिन हमारे पास उस टाइम को सेट करने का कोई मेजर नहीं था। तो अभी तक हम इतना समझ गए हैं कि बिग बैंग के पहले टाइम तो था, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं था कि हम टाइम को मेजर कर सकें। तो अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? अब जरा नंबर लाइन को याद कीजिए, जिसमें 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो क्या होगा अगर हम इसी तरह का मेजर टाइम पर भी सेट कर दें, जिससे हम बिग बैंग को ओरिजिन मान लें और उसके बाद आने वाले टाइम को पॉजिटिवली
और बिग बैंग के पहले के टाइम को नेगेटिवली रिप्रेजेंट करें। लेकिन नेगेटिव टाइम सुनने में ही अजीब लगता है ना? आपको क्या लगता है, नेगेटिव टाइम जैसा कोई कंसेप्ट हो सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। हो सकता है आप नेगेटिव टाइम वाली इस थ्योरी से सहमत ना हो, लेकिन हमारे पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमें पता ही नहीं कि असल में हमें किस टाइम से शुरू करना है। लेकिन सबसे शुरुआत के जिस टाइम की हमें नॉलेज है वो है बिग बैंग थ्योरी। लेकिन हम इसे भी वैल्यू 1 नहीं दे सकते, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि बिग बैंग से पहले भी टाइम तो एग्जिस्ट ही करता था, लेकिन हम उसे मेजर ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में बेस्ट पॉसिबिलिटी भी यही कहती है कि हम बिग बैंग को ओरिजिन यानी 0 मानकर उसके पहले की टाइम वैल्यूज को नेगेटिव और बाद की वैल्यूज पॉजिटिव रखी जाएं। बहुत से कॉस्मोलॉजिस्ट समझते हैं कि कॉस्मोलॉजी में ग्रेविटी के 2 मैनिफेस्टेशन होते हैं। ग्रेविटी का सीधा सीधा मतलब जो हम समझते हैं वो ये है कि ग्रेविटी वो एक्सेलरेशन है जिससे पृथ्वी पर कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है। अब चूंकि ये फोर्स अर्थ की तरफ से लगता है, इसलिए इस फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव हुआ। लेकिन साइंस में किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना इतना आसान कहां है। आइंस्टाइन की इक्वेशन के हिसाब से ग्रेविटी रिपल्सिव भी होती है। ये चीजें सिर्फ अंदर की तरफ नहीं खींचती, बल्कि बाहर की तरफ भी धकेलती है। अब आप कहेंगे हमने तो इस तरह की ग्रेविटी कभी महसूस नहीं की। तो असल वजह यह है कि ग्रेविटी सिर्फ अर्थ में तो होती नहीं है। हमारे यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट में अपनी ग्रेविटी है, यहाँ तक कि मून की भी। लेकिन होता यह है कि अर्थ जैसे सॉलिड और रॉक वाले ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी अट्रैक्टिव ही होती है, और इसीलिए हम सिर्फ अट्रैक्टिव ग्रेविटी ही फील कर पाते हैं। तो फिर रिपल्सिव ग्रेविटी किसकी है? सन की? नहीं। आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन की हेल्प से प्रूव किया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रॉकी नहीं है और स्पेस में आइसोलेटेड है, जैसे कि एनर्जी, और अगर ये स्पेस में यूनिफॉर्मली फैली हुई है, तो फिर उसकी ग्रेविटी रिपल्सिव नेचर की होगी। तो अगर पहले के टाइम में इस तरफ की कोई एनर्जी थी जो कि स्पेस में यूनिफॉर्मली स्प्रेड भी थी, तो हम उसे इनपुट टाइम फील्ड कहेंगे। हालांकि अभी हमारा कंसर्न नाम की तरफ नहीं है, बल्कि हम आपको ये बताना चाहते हैं अगर इस तरह की कोई एनर्जी थी तो उसका नेचर रिपल्सिव होता। अब सीधी सी बात यह है कि अगर रिपल्सिव एनर्जी होती तो उसका रोल क्या होता? तो ये तो हम सभी जानते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रिपल्सिव है, इसका मतलब वो अपनी रेंज में आने वाले बाकी ऑब्जेक्ट खुद से दूर धकेलता है, और क्योंकि ये एनर्जी रिपल्सिव होती तो ये भी ऑब्जेक्ट्स को पुश ही करती। तो ऐसा भी हो सकता है बिग बैंग का स्पार्क इसी रिपल्सिव एनर्जी का नतीजा हो। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के ओरिजिन को पूरी तरह एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिग बैंग मॉडल अभी तक ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया है कि एनर्जी, स्पेस और टाइम कैसे उत्पन्न हुए। ये थ्योरी हमें सिर्फ आज के टाइम पर प्रेजेंट यूनिवर्स के इमर्ज होने की कहानी एक्सप्लेन कर पाती है कि कैसे इनिशियल स्टेज में यहाँ टेम्परेचर और डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। बिग बैंग के साइज को अपने किसी रोजमर्रा की चीज से कंपेयर करके समझना काफी मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम बिग बैंग से उत्पन्न यूनिवर्स के साइज की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स की नहीं। स्पेस का साइज बहुत बड़ा है। हम सिर्फ अपनी गैलेक्सी से जुड़े सभी फैक्ट्स नहीं जानते, फिर पूरे यूनिवर्स की बात तो आप भूल ही जाइए। हालांकि साइंटिस्ट इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि बिग बैंग से पहले क्या था। बिग बैंग थ्योरी को लेकर साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज और मॉडल दिए हैं, जैसे कि हार्टल हॉकिंग मॉडल के हिसाब से बिग बैंग में टाइम का कोई रोल नहीं है और यूनिवर्स अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, जबकि ब्रेन कॉस्मोलॉजी मॉडल में इन्फ्लेशन ग्रेन्स के मूवमेंट की वजह से हुआ, जबकि प्री बिग बैंग मॉडल के हिसाब से बिग बैंग एक तरह के कोलिजन का रिजल्ट है। और ऐसे कई मॉडल साइंटिस्ट ने दिए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है। इन थ्योरीज से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बिग बैंग शायद किसी पुराने और बड़े यूनिवर्स या फिर किसी मल्टीवर्स में होने वाला एक बड़ा इवेंट था, जिसके बाद हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। हालांकि आज की तारीख में हमारे पास बहुत एक्यूरेट आंसर्स नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट की खोज अभी भी जारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कोई और रोचक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।